Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the fifth presentation of Energy Resources Management and Utilization. हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑडिट। इसमें आप नीचे एक पब्लिकेशन की तरफ रेफरेंस किया हुआ है CEAI एनर्जी ऑडिट हैंडबुक। ये आयरलैंड की जो सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी है उन्होंने एक एनर्जी ऑडिट की हैंडबुक बनाई हुई है। तो जो लोग आप में से इमीडिएटली जिनको ज़रूरत है वो अपने रोल में, यानी ऑडिट उनका रोल है, तो वो वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। हम एनर्जी ऑडिट को ऑब्वियसली एक पीछे से लिंक करके भी देखेंगे और एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि एनर्जी ऑडिट किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का होता है, किसी पर्टिकुलर सेटअप का होता है। तो हर एक के लिए ऑडिट करते हुए वो अलग बिल्डिंग होगी। तो आप जब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा जनरलाइज रहना पड़ता है ताकि सारी की सारी उसमें शामिल हो जाए। स्टिल मुख्तलिफ जगहों पे मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव के साथ किसी गाइडलाइन के साथ ऑडिट करना है तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हैंडबुक आयरलैंड की बहुत डिटेल में नहीं है। डिटेल वाली हैंडबुक्स भी इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन चूंकि वो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होती हैं तो आई थॉट के ये आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में पढ़ना बेहतर होगा। तो दिस इज एन ऑप्शनल और रीडिंग दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट इट विल हेल्प यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। तो हम लोगों ने इस कोर्स को शुरू किया था इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने देखा था कि सोर्सेज के क्या ट्रेंड है एनर्जी के वर्ल्ड वाइड, यानी कहाँ से कोल आ रहा है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वगैरह वगैरह, कहाँ से ऑयल, और इसी तरह जो सस्टेनेबल या रिन्यूएबल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। फिर हमने देखा था कि कंज्यूम कौन कितना कर रहा है, और उस पर ट्रेंड्स भी देखे थे कि कौन से मुल्क हैं जो ज़्यादा अभी तक कोल और नेचुरल गैस और ऑयल पे हैं, फॉसिल फ्यूल पे हैं, और कौन से हैं जो शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल्स की तरफ। अब फिर हमने इस सारे को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा था कि पाकिस्तान को कंपेयर करके देखा था कि दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने ये बात समझी थी कि एनर्जी के जो इंपोर्ट बिल्स होते हैं, तेल खरीदने के, LNG खरीदने के जो पैसे देने पड़ते हैं हमें, वो बहुत से मुल्कों की टोटल इंपोर्ट्स का एक बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा बनते हैं। और अगर वो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा हों, काफ़ी सारी ज़्यादा हों, तो उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो इसी तरह बिजनेसेस में भी ऐसा होता है कि अगर आपकी एनर्जी के बिल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आपका बिजनेस ही अनसस्टेनेबल हो जाता है, आप चला ही नहीं सकते बिजनेस को। इस तरह पाकिस्तान में आजकल बहुत सी इंडस्ट्रीज आपको जो बंद होती हुई नज़र आ रही हैं या बिजनेस में लॉस करती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी एक बड़ी वजह यह है कि उनकी एनर्जी बिल्स बहुत बढ़ गए हैं, इंक्लूडिंग आपकी एग्रीकल्चर की बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि एनर्जी बिल्स की वजह से फाइनेंशियल ट्रबल में है। फिर हमने आगे देखा था रोल ऑफ रिन्यूएबल्स, यानी रिन्यूएबल्स किस तरह मार्केट में आ रहे हैं, कैसे वो पिछले 10-15 साल में उन्होंने एक बड़ी स्पेस बनाई है अपने लिए। फॉसिल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन अभी भी बहुत है, लेकिन रिन्यूएबल्स भी ओवरऑल 10 से 15% पूरी दुनिया में हमें नजर आना शुरू हो गए। और उनकी इम्पोर्टेंस देखी थी कि वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कितने वैल्यूबल हैं, क्योंकि CO2 एमिशंस के बारे में हमने बात की थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। साथ ही हमने ये भी देखा था कि उनकी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो भी पर यूनिट कम होती जा रही है, और विंड जो है वो अब इस वक्त गैस और फॉसिल फ्यूल और बाकी सबसे भी नीचे आ चुका है। और हमने ये भी देखा था कि 2050 तक ये एक्सपेक्टेड है कि जो रिन्यूएबल्स हैं वो दुनिया की एनर्जी का 50% तक प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। उसके बाद हमने अ, देखा था कि कौन सी टाइप ऑफ बिल्डिंग में, यानी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल वगैरह में, कौन सी मशीनरी या इक्विपमेंट कितने परसेंट बिजली इस्तेमाल करती है। फिर हमने सेकंड और थर्ड सेशन में देखा था एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी एनर्जी बचाना चाहती हैं, उसको मैनेज करना चाहती हैं, वो एनर्जी मैनेजर्स एम्प्लॉय करती हैं। और एनर्जी मैनेजर के साथ दो किस्म की टीम्स काम करती हैं, एक को हम टेक्निकल कमेटी कहते हैं और एक को स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं।
फिर लास्ट सेशन में हमने एनर्जी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, जो कि बेसिकली देखती ये है कि एनर्जी अकाउंटिंग का आइडिया ये है कि हम एनर्जी यूटिलाइजेशन को देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी कीमत को देखें और मुख्तलिफ केपीआईज देखें जिससे एनर्जी को अकाउंट किया जा सकता है। उसके अंदर हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसको हम कहते कहा हमने एनर्जी MTNR, एनर्जी मॉनिटरिंग, टारगेटिंग। और बेसिकली ये MTNR जो था ये रिग्रेशन बेस्ड मॉडल था, जिसको हमने इसलिए इस्तेमाल किया हम करते हैं कि हम कंपेयर करें एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन को, यानी रिग्रेशन मॉडल बताता है कि आपको 100 महीने में इतनी बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए, और एक्चुअल यूटिलाइजेशन को, और फिर उन दोनों को कंपेयर करके देखें कि ये चेंज क्यों आई है। उसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनर्जी कॉस्ट सेंटर का, जो जिसमें हमने दो चीज़ें कही थी। एक हमने ये कहा था कि हमें एनर्जी की अकाउंटिंग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को देनी चाहिए ताकि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बने, और वो ऐसे होगा कि एटलीस्ट शुरू यहाँ से होगा कि हम उनके ऊपर मीटर लगाएं और ताकि वो अपनी बिजली अलग से देख सकें। और सेकेंडली हमने ये कहा था कि अ, आप एनर्जी की कॉस्ट को ओवरहेड के तौर पे ना देखें बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करें, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। आज हम एनर्जी ऑडिट को देखेंगे। एनर्जी ऑडिट में हम बेसिकली इसके 3 फेजेस देखेंगे। पहला फेज प्रिपेयरिंग होता है, दूसरा इंस्पेक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी ऑडिट की रिपोर्ट भी दी जाती है, और तीसरा फेज एक्चुअली ऑडिट का फेज तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होती है, तो इसलिए कुछ लोग इसको भी फेज कहते हैं। ये जो आप जिस हैंडबुक की मैंने आपको बताया आयरलैंड की, उसमें सिर्फ 2 ही फेजेस हैं, सिर्फ पहले दोनों के बारे में उन्होंने बात की है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो ऑब्वियसली आप तीसरे फेज में नहीं आते अनलेस के आपको जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑडिट करवाया है वही आपको ही दोबारा कंसल्टेंट रखे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, तो वो एक और अलग से कंसल्टेंसी बन जाती है। ज़्यादातर ऑडिट जो है वो रिपोर्ट के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ने खुद उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो ये इन तीनों फेजेस को हम देखेंगे। जो पहला फेज़ है प्रिपेयरिंग का, उससे पहले बल्कि देख लेते हैं एनर्जी ऑडिट चीज़ क्या होती है। हमने एनर्जी मैनेजर लगा दिया तो उसका वन ऑफ हिज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस शुड बी कि वो एनर्जी ऑडिट कंडक्ट करे। आइडिया क्या है कि देखे कि एनर्जी आजकल आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं उसके, और कैसे एनर्जी बचाई जा सकती है, या कहीं नई इक्विपमेंट लगाई जा सकती है। बड़े बड़े गोल्स जो हैं एनर्जी ऑडिट के वो ये होते हैं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि किस किस्म की एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या है। फिर आप समझें कि जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या सही इस्तेमाल हो रहा है या कहीं पे वेस्टेज हो रही है। फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि वेस्टेज हो रही है यानी अपॉर्चुनिटी है कहीं एनर्जी बचाने की, तो वहाँ पे फिर ऑल्टरनेट तरीका बताएं कैसे नहीं ऐसे करेंगे, जो कि ऑब्वियसली नई इक्विपमेंट भी हो सकती है, रेट्रोफिटिंग भी हो सकती है। कोई कोई आपका काम करने का तरीका भी बदला जा सकता है, न कोई नई ऑपरेशनल टेक्निक आ सकती है। और फिर जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि ये काम नहीं ये काम करें, तो फिर उनका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना होता है कि वो फाइनेंशियली फिजिबल है भी कि नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो पहला स्टेप होता है प्रिपेयरिंग वाला, प्रिपेयरिंग फॉर द ऑडिट विजिट, ये अब हम कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी वो बंदा जो एनर्जी ऑडिट करेगा। वो हो सकता है आपकी आपके इंटरनल कंसल्टेंट हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग हों, लेकिन उनका रोल ऑडिटर का होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल लोगों की तरह काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप इंटरनल की तरह करेंगे ऑब्वियसली फिर ऑडिट आप नहीं कर सकेंगे। यू हैव टू बी काइंड ऑफ कंसल्टेंट, में भी इंटरनल कंसल्टेंट हो आप। तो इसमें आपको काफ़ी सारे स्टेप हैं। एक सबसे पहले आप क्या करते हैं कि प्रिलिमिनरी डेटा गैदर करते हैं। अब इस डेटा गैदरिंग में 5 काम होते हैं। पहला काम होता है बिल्स को एनालाइज करते हैं। नॉर्मली 1 से 2 से 3 साल तक बिल्स आप देखते हैं, उसमें देखते हैं कि
किस जगह पे कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, और इसके अंदर रेट स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रेट स्ट्रक्चर्स को हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिर आप जो इनिशियल डेटा इकट्ठा करते हैं उसमें अपनी बिल्डिंग या फैसिलिटी के बारे में, उसकी लोकेशन किधर है, उसका वेदर का डेटा, डिग्री डेज समझने के लिए। डिग्री डेज क्या होता है कि हर दुनिया में हर जगह पे कुछ एवरेज गर्म दिन होते हैं। फॉर एग्जांपल 365 में से 100 दिन अ, इस्लामाबाद में 35 डिग्री से ऊपर के होते हैं। इसी तरह कराची में तकरीबन 200 से ज़्यादा दिन 30 से ऊपर के होते हैं। तो इनको कहते हैं डिग्री डेज। अभी डिग्री डेज जो हैं ये ठंड के हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी ठंडे मुल्कों में इसको ऑपोजिट आप देख सकते हैं कि 365 में से 200 दिन 0 डिग्री से नीचे रहते हैं किसी कनाडा के नॉर्थ में या रशिया के किसी इलाके में, या 100 दिन होते हैं 0 से नीचे किसी अमेरिका के नॉर्थ के इलाकों में या यूरोप के कुछ इलाकों में। तो इसको आप ठंड के हिसाब से भी देख सकते हैं, और गर्मी के हिसाब से भी देख सकते हैं। डिग्री डेज आपको कैलकुलेट करने होते हैं उस, क्योंकि उससे फिर क्योंकि आपको जब पता लगता है कि 35 या 40 से ऊपर है टेम्परेचर, तो एक एनर्जी की यूटिलाइजेशन का ट्रेंड ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, या 0 से नीचे है तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये कोल्ड डिग्री डेज भी हो सकते हैं, हॉट डिग्री डेज भी हो सकते हैं। फिर आप फैसिलिटी लेआउट देखते हैं, यानी आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपकी फैसिलिटी है, उसका साइज क्या है, उसको किस तरह लेड आउट है, सूरज को कितनी एक्सपोज्ड है, दरवाजे वगैरह उन कितने अच्छी तरह सील्ड हैं, जो आपकी दीवारें हैं उनमें इंसुलेशन वगैरह है कि नहीं। तो फैसिलिटी के बारे में आप उनके मैप्स देखते हैं डिटेल में, उससे आपको बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर आप ऑपरेटिंग आवर्स देखते हैं, ताकि आप देखें कि शिफ्ट्स जो हैं वो एक शिफ्ट चलती है, 2 या 3 चलती है, क्योंकि शिफ्ट मैनेजमेंट से आप लोड, पिछली दफ़ा हमने डिस्कशन की थी लोड लेवलिंग की, तो वहाँ पे आप लोड लेवलिंग कर सकते हैं। लोड लेवलिंग क्यों करते हैं, इसका ताल्लुक रेट स्ट्रक्चर से, हम थोड़ी देर में उसके बारे में बात करते हैं। और फिर आप ये देखते हैं डेटा गैदरिंग में कि इस फैसिलिटी में, इस फैक्ट्री में, इस ऑफिस में कौन कौन सी इक्विपमेंट है। वो आप क्यों देखना चाहते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस कर सकें इक्विपमेंट की, और फिर देख सकें वो कितनी बिजली खाती हैं, और फिर ये देख सकें कि पावर फैक्टर किसी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की वजह से चेंज हो रहा है कि नहीं। पावर फैक्टर क्या होता है उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। दूसरी चीज़ आप की प्रिपरेशन में ये होती है कि आपने जो ऑडिट करना है उसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। ये टूल्स प्योरली टेक्निकल टूल्स होते हैं। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज, आपके पास चेक ऑफ लिस्ट्स वगैरह वो सब तो है ही है, लेकिन आपको बहुत सारे टेक्निकल टूल भी चाहिए होते हैं देखने के लिए कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। और आखिर में आपकी प्रिपरेशन सेफ्टी के बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या बॉयलर्स के साथ या किसी भी मूविंग मशीनरी के साथ को डिटेल में देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एक ये वेबसाइट का जिक्र है, www.degreedays.net। तो ये डिग्री डेज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये पूरी दुनिया के इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है कि किस मुल्क के किस शहर में गर्मी कितने कितने डिग्री से ऊपर कितने दिन होती है, सर्दी कितने डिग्री से नीचे कितने दिन होती है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, जो बिल्स का एनालिसिस होता है, एनर्जी यूजेज का डेटा और रेट स्ट्रक्चर, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की आगे जाके, तो उसमें और मज़ीद हमें बात ये समझ आएगी। लेकिन बड़ी बड़ी बात अब यहाँ पे देखते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं उनको, वो बिजली के बिल तो दे रही होती हैं, लेकिन उनको डिटेल में समझ नहीं होती कि बिजली के बिल का ब्रेकडाउन क्या है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी लॉस कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी होता है कि वो 1 से 2 साल या इवन इससे भी ज़्यादा के बिल को ज़रा डिटेल में देखें और समझें कि आपके कौन से फ्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली कहाँ इस्तेमाल हो रही है और कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। फिर आपको इन सबको, इनके टेबल्स और ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, ताकि अगर कोई ट्रेंड है तो वो आपको सामने नज़र आ जाए। अब जो आपका जिसको मैं रेट स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, ये
जैसे फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल खरीद रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में किसी काम के लिए, तो उसका रेट स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल होता है कि 1 लीटर लिया तो इतने का होगा, 2 लीटर हुआ तो वो डबल हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप गैस खरीद रहे हैं तो उस वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। आप इस हद तक गैस लेंगे तो ये रेट होगा, इससे ज़्यादा लेंगे तो रेट बढ़ जाता है। बिजली में ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चार्जेस इंक्लूड कस्टमर चार्ज, यानी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर्स को एक बेसलाइन बिल देना ही पड़ता है, चाहे वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। फिर ऑन एंड ऑफ पीक चार्जेस होते हैं, यानी हमने पिछली दफ़ा और इससे पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हर मुल्कों में, हर इलाके में कुछ घंटे रखे होते हैं कि ये पीक आवर्स हैं, इसमें अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो महंगी पड़ेगी, इसके अलावा करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। तो ये यहाँ पे फिर आप शिफ्ट्स के बारे में सोचते हैं कि शिफ्ट रखी जाए ताकि पीक आवर्स में हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल ना करें। फिर एक चीज़ होती है एनर्जी चार्ज। ये बड़ा सिंपल है, एनर्जी चार्ज का मतलब बिजली कितनी इस्तेमाल की, किलोवाट आवर्स कितने इस्तेमाल हुए। फिर डिमांड चार्ज होता है, ये वो ट्रिकी चीज़ है जो कि आपके बिल को सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। फिर इसके बाद पावर फैक्टर चार्ज होता है। टेक्निकली इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन बड़ी बड़ी बात ये समझ लें कि कुछ इक्विपमेंट ऐसी होती है जिसमें पुरानी इक्विपमेंट, जनरली पुराने पंखे, पुरानी मोटरें वगैरह, जिनमें फेजेस एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते। तो जब सिंक में नहीं होते तो ज़्यादा बिजली ड्रॉ करते हैं, तो उसकी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर अगर 1 होता है तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ती, 0.9 तक भी नहीं देनी पड़ती। कुछ एरियाज में 0.9 होता है, कुछ में 0.95 होता है, लेकिन जहाँ नीचे होता है वहाँ पे आपको देनी पड़ती है। फिर लोग स्पेशल कैपेसिटेंस का लोड लगाते हैं ताकि पावर फैक्टर बढ़ जाए और फिर उनको कम बिजली देनी पड़ती है। तो इनको देखते हैं थोड़ा और कि ये क्या चीज़ है। जो आपके एनर्जी चार्जेस होते हैं, वो जैसा मैंने आपको कहा कि वो सिंपली किलोवाट आवर्स में होते हैं, और पीक का एक रेट होता है और ऑफ पीक का एक रेट होता है। जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा कैलिफोर्निया के बारे में बताया था कि पीक पे वो 50 सेंट पर यूनिट लेते हैं और ऑफ पीक में 9 सेंट लेते हैं, तो ठीक ठाक फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ लॉजिकल कि आप जो पीक आवर्स हैं उसमें बिजली इस्तेमाल ना करें, या अगर बहुत ज़रूरी है करनी तो वहाँ पे आपके पास अपनी कोई लोकल अरेंजमेंट होनी चाहिए, कोई विंड टरबाइन या सन होना, सोलर होना चाहिए, ताकि उस दौरान आप वहाँ से बिजली इस्तेमाल करें। ये जो इलेक्ट्रिकल डिमांड चार्जेस होते हैं, ये बेसिकली होता क्या है कि आप सारा दिन बिजली इस्तेमाल करते रहते हैं। अ, तो आपको आइडिया होता है कोई फैक्ट्री या फैसिलिटी लगाने से पहले कि मुझे मंथली मुझे इतने किलोवाट आवर्स, किलोवाट्स चाहिए होंगे। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूटिलिटी के साथ, उस कंपनी के साथ, डिस्को के साथ, जिसने आपको बिजली देनी है। अब आप अगर उतनी ही बिजली लेते रहेंगे तो वो आपको कोई डिमांड चार्ज नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपने उसको बताया कि मैं एक्स किलोवाट्स आपसे लूंगा, तो वो जब तक एक्स या एक्स से नीचे बिल रहेगा वो आपको कोई डिमांड चार्ज नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक्स से किसी वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जितनी स्टीप आपकी राइज होगी उस एक्स से, यानी आपकी जो एक्स्ट्रा डिमांड होगी, उतना ज़्यादा वो आपको डिमांड चार्ज पड़ेगा। और बहुत से केसेस में, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, आधा बिल जो है वो डिमांड चार्जेस का होता है। अब ये क्यों लेते हैं आपसे डिमांड चार्ज? क्योंकि क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेड जितनी बिजली थी वही आपको अगर देनी है, तो उनको फिर बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट नहीं लगानी पड़ती आप तक बिजली पहुंचाने में। लेकिन अगर आपने कहा था मैं फर्ज करें 100 किलोवाट्स लूंगा और ले आपने 200 लिया, तो उनका अपना सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो तो आपके लिए 100 प्लान करके बैठे हैं और पीछे जनरेशन भी उतनी ही आ रही है। तो आप अगेन जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि एनर्जी की सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना होता है। आप सोचो ना कि एक तरफ तरबेला डैम के टरबाइंस चल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बिजली बना रहे हैं और वो पूरे मुल्क में घूम रही है। अब उतनी बिजली निकलनी भी चाहिए ग्रिड से, नहीं निकलेगी तो वो एक्सेस बिजली कहाँ जाएगी? तो आपको अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन कम करेंगे, बीच में एकदम किसी को बिजली चाहिए होगी, वो कहाँ से आएगी? फिर बिजली दोबारा प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी, और इतना जल्दी तो किसी
प्लांट को स्टार्ट नहीं किया जा सकता या बंद नहीं किया जा सकता ना। इसी तरह ये तो फिर आसान है, हाइडल प्रिडिक्टेबल है, इसको चल इसकी पीछे से जिस जिस प्राइम मूवर से चल रही होती है पानी का बहाव होता है, तो किसी हद तक कंट्रोलेबल होता है। आप सोचें अगर ये सन हो या विंड हो तो और मुश्किल हो जाता है। विंड आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगी, वो तो जब चलेगी तो चलेगी। डिमांड आ गई तो आप कहाँ से विंड लेके आएंगे? या इसी तरह सन, बादल आ गए और एक कंपनी है जिसको एकदम ज्यादा बिजली चाहिए, तो कहाँ से आएगी? तो आपको इस तरह का फिर जो एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए ना उनको एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ती हैं, ना सिर्फ जनरेशन साइड पे बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी। यानी आप कहते हैं मैंने 100 किलोवाट लेना है, तो वो ऐसी तारें बिछाएंगे जो कि 100 किलोवाट देंगी आपको। आपने एकदम 150 किलोवाट ले ली तो उनकी तारों की मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, वहाँ पे उनको कुछ और इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से डिमांड चार्जेस लेती हैं आपसे यूटिलिटीज़। अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि हम इंशाल्लाह जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पढ़ेंगे तो हमें ये बात मज़ीद डिटेल में समझ आएगी। इसी तरह बहुत सी और चीज़ों पे डिस्काउंट्स या पेनल्टीज पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी ही फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो फिर यूटिलिटी वाला या डिस्को वाला आपको सीधा मेन लाइन से बिजली दे सकता है, क्योंकि उसको स्टेप डाउन आप खुद ही कर लेंगे। वो आपको 11,000 वोल्ट पे देगा, 220 पे आप खुद ले आएंगे। तो उसकी बचत हुई, वो आपको डिस्काउंट दे देगा उसके बदले। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज पड़ती हैं। जैसा थोड़ी देर पहले हमने पावर फैक्टर की बात की, जितना कम होता जाएगा उसकी आपको पेनल्टी पड़ेगी। इसी तरह कुछ जगहों पे या जहाँ पे मेजरमेंट मुश्किल होती है बाकी तरीकों से, तो वहाँ पे वेस्ट वाटर पे भी पेनल्टी करते हैं इंडस्ट्रीज को। कि क्योंकि इंडस्ट्री में पानी बहुत से कामों के लिए यूज़ हो रहा होता है ना, कहीं कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, कहीं क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, कहीं पे जो आपकी चीज़ एज बाय प्रोडक्ट बन रही होती है उसको पानी में डिजोल्व करना पड़ता है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज उसको फिर एक वेस्ट वाटर सिस्टम होता है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं भेजती हैं। तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि उस देयर इज अ वे टू टू यूज इट एज अ प्रॉक्सी फॉर योर एनर्जी यूजेज। तो वहाँ पे भी अगर आप का एक एक्सपेक्टेड से ज़्यादा वेस्ट हो रहा हो तो वहाँ पे आपको पेनल्टी बढ़ती है, एंड सो ऑन अगेन। ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। तो आप जब अपना देखेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो आपको तब वहाँ पे डिटेल में बात समझ आएगी। हो सकता है जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई इनमें से एक दो ही आपसे रेलेवेंट हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी भी चीज़ आपसे रेलेवेंट हो जो मैंने आपको ना बताई हो। तो यहाँ पे हम जनरली खाली इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ है टूल फॉर ऑडिट। आपको क्या टूल्स चाहिए? अब ये बहुत सारे, ये दिस इज़ फ्रॉम द हैंडबुक जो मैंने आपको रीडिंग के लिए दी है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आप देखें तो आपको मल्टीमीटर्स और वोल्ट मीटर्स और एम मीटर्स और पावर मीटर्स चाहिए। इसी तरह आप टेम्परेचर में देखें तो आपको पायरोमीटर्स, थर्मोमीटर्स, थर्मोकपल्स वगैरह चाहिए। और इसके आखिर में लिखा हुआ है इंफ्रारेड कैमरा। तो ये बेसिकली आपको किसी बिल्डिंग की आप तस्वीर खींचते हैं तो उसमें आपको हॉटस्पॉट्स नज़र आते हैं, तो आपको पता लगता है कि इसकी कौन सी दीवार से कितनी गर्मी अंदर जा रही है या कितनी गर्मी बाहर आ रही है। तो उससे फिर एयर कंडीशनिंग मुतासर होती है, तो ये एक टूल वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह कंबशन एनालाइजर्स होते हैं जो कि गैस टर्बाइंस पे या इवन बॉयलर्स पे जहाँ भी कंबशन हो रही है वहाँ पे देखते हैं कि वो कितना एफिशिएंटली फ्यूल को बर्न कर रहा है। इसी तरह स्टीम सिस्टम्स में लीकेज डिटेक्टर डिटेक्ट आपको चाहिए होते हैं। लीकेज डिटेक्टर्स जो कि आपको बताएं कि किस जगह से लीकेज हो रही है। इसी तरह जो एयर कंडीशनिंग के सिस्टम्स होते हैं, एचवैक सिस्टम्स, इनमें आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। इसी तरह बिल्डिंग में अगेन वो पीछे हमने इंफ्रारेड कैमरा की तरह की एक और चीज़ होती है, थर्मल इमेजिंग कैमरा, वो आपको चाहिए होता है। इसी तरह कंप्रेस्ड एयर में आप जहाँ सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आपको लीकेज देखनी होती है, कितना अच्छा प्रेशर बन रहा है कंप्रेसर्स के अंदर। नहीं बनेगा तो वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ डेटा लॉगर्स होते हैं, एंड सो ऑन, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स वगैरह। तो बहुत सारी इक्विपमेंट है, डिपेंड करता है कि जिस जगह पे आप ऑडिट करने जा रहे हैं उस उधर कौन कौन सी मशीनरी इंस्टॉल है और किस किस तरह की एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तीसरी चीज़ थी सेफ्टी कंसिडरेशन। सेफ्टी कंसिडरेशन में अब अगेन ये कोई एग्जॉस्टिव चीज़ नहीं है आपके सामने, ये मैंने दो मुख्तलिफ चेकलिस्ट लगाई हुई हैं।
अब डिपेंड करता है कि आप किस नेचर की जगह का ऑडिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, पहली चेकलिस्ट में जनरल, इलेक्ट्रिकल, हेयरिंग और क्लोथिंग है। तो क्लोथिंग इसलिए ये कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप नॉर्मल कपड़ों में जाएंगे तो आपको कोई खतरा होगा शायद। इसी तरह हियरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऊंची आवाज़ होगी, या कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होंगी जो आपके कान में नहीं जानी चाहिए। इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली हर जगह पे होता है। दूसरी चेकलिस्ट देखें तो इसमें रेस्पिरेटरी ऐड हो गया, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं या कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि सांस के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो आखिर में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो तीसरा कॉलम है राइट साइड पे, इसमें लिखा हुआ है कि रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन इंस्टॉलेशंस। यानी आपको ऑडिट करने से पहले हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटेड हो, या वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहे कि आप हमें एक पूरा रिस्क एनालिसिस करके दें कि आप किस तरह से करेंगे और किस किस जगह पे कौन कौन सा एक्सपोजर होगा, ताकि अकॉर्डिंगली हम आपको फैसिलिटेट करें, या अगर उन पे कोई लीगल बाइंडिंग है ऐसी, तो वो उस लीगल बाइंडिंग से अपने आप को सेव कर सकें।